एक्सीडेंटली। ये हमारे पास क्या डायग्नोज होते हैं? एक्सीडेंटली। अब एक बंदा आया है कफ के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी हो सकता है, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बंदा कुछ दिनों तक ठीक हो जाता है, फिर ये चीज़ आ जाती है, फिर ठीक हो फिर ये चीज़ आ जाती है। अगर एक बंदा 1 साल से 2 साल से कह रहा है कि यार मुझे ये चीज़ें बार बार आ रही है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि लंग्स के अंदर कोई क्रोनिक इशू है, कोई क्रोनिक डिजीज है। और जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें हमें क्या नजर आते हैं? नोड्यूल्स मीन मासेस नजर आ जाते हैं। फिर इन मासेस को आगे हमने देखना है कि ये कैंसरस है कि नहीं है। इट में बी बिनाइन और इट में बी मैलिग्नेंट। तो ऐसा कर एक टेबल बनाएं, एक साइड पे लेके बिनाइन नोड्यूल्स, बिनाइन लंग नोड्यूल, ये पॉइंट्स याद रखने वाली है, ठीक है, ये नए पॉइंट से बेसिक में नहीं पढ़ाए थे। बिनाइन लंग नोड्यूल, और एक साइड पे क्या लिखना है? मैलिग्नेंट लंग नोड्यूल्स, ठीक है जी। ये दो चीजें याद रखें, एक बिनाइन है और एक मैलिग्नेंट है। बिनाइन जो लंग कैंसर है हमें, ये कॉमनली यंग लोगों में होता है कि ओल्डर में 50 साल के बाद, 50, 55, 40, 60 इस तरह के बाद जो है ना लंग कैंसर के चांस। वाई? रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर इज क्रोनिक स्मोकिंग फ्रॉम द लास्ट 20 to 25 ईयर्स। तो इसका मतलब अगर लंग नोड्यूल एक 16 ईयर 20 ईयर ओल्ड बंदे में आ जाए तो ये ज्यादा बिनाइन होगा कि मैलिग्नेंट? हाँ जी, बिनाइन होगा। तो इसका मतलब ऐसे नोड्यूल लंग्स के अंदर विच इज मोस्टली अफेक्ट द पीपल हैविंग लेस देन 35 years of age, they are most likely considered as a benign nodule, ठीक है। लेकिन जिस बंदे में मोर देन 45 एज, इससे ज्यादा आ जाए, जितना ओल्डर एज होगा उतना नोड्यूल प्रूवन मैलिग्नेंट, उतना वो मैलिग्नेंट प्रूवन हो सकते हैं। तो उसमें एज मोर देन 45 होता है। अगर एक बंदा है उसमें जनाब हमने एक्सरे की है, इधर याद रखे 3 चीजें, ये लोग आते हैं शॉर्टनेस ऑफ किसके साथ? ब्रेथ, ये लोग आते हैं कफ के साथ, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया के साथ। ये स्पेसिफिक फीचर है कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक। इसके साथ एक बंदा आया है, आपने उसको ट्रीटमेंट वगैरह दे दी, बंदा ठीक हो गया, फिर कुछ दिनों बाद आया, फिर ये सिम्टम थे, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर ठीक हो। 1 साल हुआ है कि ये बंदे को बार बार आ रहे, इसका मतलब अंदर कोई इशू है। अब आपने फिर एक एक्सरे कर दी, एक्सरे में आपको क्या नजर आए? नोड्यूल नजर आ जाए, और उस बंदे का एज 30 है। क्या है? 30 है। और साथ में वो ये भी कह रहे कि उसने कभी स्मोकिंग की नहीं है। तो नॉन स्मोकर हैविंग एज लेस देन 35, दोट नोड्यूल विल बी कंसिडर्ड बिनाइन। तो बिनाइन नोड्यूल मोस्ट लाइकली सीन इन नॉन स्मोकर। ये किसके अंदर होते हैं? नॉन स्मोकर। लेकिन अगर एज भी ज्यादा है, वो बंदा प्रीवियसली क्रोनिक स्मोकर भी है, तो उसमें जो नोड्यूल है दे आर मे बी मैलिग्नेंट। तो ये स्मोकर्स के अंदर जो नोड्यूल है दे आर डेंजरस आर नॉट? वो डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग के साथ लंग नोड्यूल में प्रूव वेरी वेरी डेंजरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें कि नो चेंज फ्रॉम प्रीवियस लेजन, देयर इज न्यू लेजन from previous one with the time, ठीक है जी। ये पॉइंट याद रखें। इसका मतलब क्या है? इधर देख के शाबाश, मैंने एक बंदे की जनाब एक्सरे की, चेस्ट एक्सरे, CXR चेस्ट एक्सरे मैंने कर दी, आपने आंसर करना है। एक्सरे मैंने की है 1 जनवरी को, ठीक है। एक्सरे में जनाब मुझे ये दिख गया, दिस इज लंग नोड्यूल, ठीक है। ये बंदा फिर आया 8 अप्रैल को, कितने 4 महीने बाद या 3 महीने बाद हमने एक्सरे की, इसमें ये लंग नोड्यूल आया, ठीक है। अब 4 महीने पहले भी वो एक नोड्यूल था उसी जगह पे, 4 महीने बाद भी वही एक नोड्यूल था, उसमें कोई चेंज आया है? ऐसा नोड्यूल जो महीनों तक एक जैसा रहा है, उसमें कोई चेंज ना हो, तो वो लेस डेंजरस कंसिडर किया जाता है। इट इज बिनाइन इन नेचर। बिनाइन मीन लेस डेंजरस। और अगर ये बंदा आता और इसमें ये भी होता और दूसरा भी होता, तो मतलब इट इज वेरी वेरी मोस्ट लाइकली टुवर्ड कैंसरस चेंज, ये मैलिग्नेंट होता है। तो न्यूली ऑनसेट लीजन ये हमारे पास मैलिग्नेंट के अंदर ज्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एक बंदा है उसकी हमने एक्सरे की,
اس میں یہ نوڈول ہے, ادھر دیکھ, دس از ون, اور دوسرے میں نوڈول یہ ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ اب مطلب یہ دونوں بندوں کی دو ایکس رے ہے, ایک میں نوڈول یہ اس طرح دیکھ رہا ہے ایکس رے پہ, اس میں اس طرح دیکھ رہا ہے. دس از اے نوڈول ہیونگ اسموتھ بارڈر, ریگولر بارڈر, اور یہ کیا ہے, irregular بارڈر ہے. تو دو irregular بارڈر کا مطلب کہ اس کے اندر کیا آ رہی ہے, چینج آ رہی ہے. یہ malignant ہوگا کہ بینائن ہوگا, malignant. اس کا مطلب ان کی جو بارڈر ہے اسموتھ بارڈر, مطلب اسموتھ اینڈ ریگولر بارڈر, اسموتھ اینڈ ریگولر بارڈر. تو جس نوڈول کی بارڈر اسموتھ ہو اور ریگولر ہو, دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے بینائن نوڈول. لیکن یہاں پہ یاد رکھے رف اینڈ irregular border, rough and irregular border, یہ ہمارے پاس کیا ہے, that is called of malignant nodules. وہ skin کے اس لنگس کے اندر malignant. اور سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھے, اگر فار ایگزامپل نوڈول ہیونگ سائز, ایک ایسا نوڈول جس کی سائز لیس دین کیا ہو, 2 سینٹی میٹر, it will be considered as a benign. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نوڈول کا سائز کیا ہو مور دین 2 سینٹی میٹر, آنسر از اٹ شوڈ بی malignant. 2 سینٹی میٹر سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دس نوڈول از گروئنگ, اس کے اندر گروتھ آتی ہے, اور اس نوڈول سے بعد میں جا کر اور کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز آر دا ڈفرینسز بٹوین benign lung nodules اینڈ malignant lung nodules. ٹھیک ہے جی. اب واٹ از دا ٹریٹمنٹ, لکھے ٹریٹمنٹ شاباش, کہ ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کریں گے. اینی ون کین ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ آف لنگ نوڈول. ہاں جی, کوئی بھی کمنٹس دے دے. ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ اپان دا ٹائپ. سب سے پہلے تو یہ لکھے کہ نوڈول کون سا ہے, بینائن ہے کہ malignant ہے, ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل وہ بینائن ہے, بینائن لنگ نوڈول, تو بینائن لنگ نوڈول سے کوئی خطرہ ہے, خطرہ بھی نہیں ہے, اس بندے کو سمٹم بھی نہیں ہے, اے سمٹومیٹک ہے. فالو اپ, ہم کیا کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں. اس بندے کو بلاتے ہیں کچھ وقت کے بعد اور اس کی ایکس رے کرتے ہیں, فالو اپ. ٹھیک ہے. فالو اپ بائی ڈوئنگ, ہاں جی, ایکس رے اینڈ سی ٹی اسکین. مطلب ان لوگوں کو ہم کچھ مہینوں بعد بلاتے ہیں تاکہ اس کی فالو اپ کر سکے. اگر کسی کو سمٹم نہیں ہے اور وہ نوڈول ڈینجرس بھی نہیں ہے تو سرجری کرنے کا کوئی تک بنتا ہے, نہیں بنتا. تو ہم ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, سگریٹ وغیرہ نہ پیے. یہ لوگ تو پیتے بھی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کو ہم ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ سگریٹ وغیرہ نہ پیے ورنہ یہ نوڈول malignant بن سکتے ہیں. تو اس کی ہم فالو اپ کرتے ہیں. لیکن اگر جناب نوڈول پروون ہو گئے کون سے, malignant لنگ نوڈول بن گئے, تو malignant لنگ نوڈول میں کیا ہے, سرجیکل ریسیکشن. ہم سرجیکل ریسیکشن کرتے ہیں لنگ سے. ٹھیک ہے. سرجیکل ریسیکشن آف دیٹ لنگ. دا ریزن از دیز نوڈول میں انکریز دا رسک فار ادر malignancies. اس سے کیا بن سکتی ہے, ادر malignancies. تو لنگ کینسر میں جا سکتی ہے کہ نہیں, یہ لنگ کینسر میں ضرور جا سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لنگ نوڈولز امپورٹنٹ کلو لکھے, اور یہ کلو ہر جگہ پہ آتی ہے. امپورٹنٹ کلو فار لنگ نوڈولز, یہ بھی سب کے لیے نئی چیز ہے. بیسڈ آن ہسٹری, ٹھیک ہے, بیسڈ آن ہسٹری. پیپر میں وہ بتائیں گے کہ ایک بندہ ہے, اس کو اتنے ٹائم سے کوئی شارٹنیس آف بریتھ, ڈسنیا, کف, یہ چیزیں ہیں, لیکن وہ بندہ ریسنٹلی کیا کر چکا ہے, امیگرینٹ ہے. وہ کیا ہے, امیگرینٹ کا مطلب کیا ہے, اس کا اردو میں کیا معنی ہے, امیگرینٹ, ہاں جی, مہاجر ہے. ٹھیک ہے. ایسا بندہ جو ریسنٹلی امیگرینٹ ہو چکا ہو اور اس میں لنگ نوڈول آ جائے, دیٹ نوڈول از اے ڈائگنوسٹک آف ٹی بی. یہ ٹی بی ہوتا ہے, مطلب ٹی بی کین لیڈ ٹو نوڈولر فارمیشن. اس بندے کو پریویس کیا تھی, ٹیوبرکلوسس تھی, اور ٹی بی کی وجہ سے اب کیا بن چکی ہے, لنگ نوڈول. جو بندہ مہاجر ہو, مطلب کہیں جگہ سے آیا ہو ریسنٹلی,
تو इमिग्रेंट जब भी पेपर में आ जाए लंग नोड्यूल में सजेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या होता है? सजेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, याद रहेगी कि नहीं? तो ये टीबी को सजेस्ट करती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से आया हो, कहाँ से आया हो? स्पेशली साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड, ये पेपर में आते हैं, ये याद रखने हैं। स्टेट या मैक्सिको से आया हो, कहाँ से आया हो? मैक्सिको। ये क्वेश्चन आते हैं कि एक बंदा है वो मैक्सिको से रिसेंटली आया था पाकिस्तान में, तो उसको कफ हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब बाद में जनाब इसकी एक्सरे पे हमें लंग नोड्यूल देखने को मिल गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लंग नोड्यूल? तो जो लोग साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से आते हैं या मैक्सिको से, उसके अंदर लंग नोड्यूल इन्फेक्शन अगर हो सकती है ना, इट इज डन बाय वन ऑफ द फंगस एंड दैट फंगस इज कॉल्ड कोकिडियोमाइकोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? कोकिडियोमाइकोसिस। माइकोसिस इज द इन्फेक्शन caused by fungi, और कोकिडिया इज अ फंगस। दिस फंगस इज ओनली लिव इन द सॉइल ऑफ मैक्सिको एंड साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये फंगस वहां की मिट्टी में सिर्फ रहती है। इसका मतलब ये बंदा गया है और वहां से फंगस उठा के ले आया है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि इस फंगस के लिए, ये फंजाई का नाम है, इस फंगस की जो लिविंग एरिया है इन द सॉइल ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट प्लस मैक्सिको। तो लंग नोड्यूल इन लोगों में किस फंगस की वजह से होगी? कोकिडियोमाइकोसिस की वजह से, ठीक है जी। एक और जगह से अगर बंदा आया है, उसका नाम है ओहायो रिवर वैली, ठीक है ना? ओहायो रिवर वैली, ये कहाँ पे है? ओहायो रिवर वैली इज अ प्लेस प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, ये यूएस में है, ठीक है ना? अमेरिका में एक जगह का नाम है ओहायो रिवर वैली। वहां से एक बंदा अगर माइग्रेट हो चुका है और उसमें लंग्स नोड्यूल पाए गए, पाकिस्तानी है, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय अनदर फंगस कॉल्ड हिस्टोप्लाज्मोसिस। उसका नाम क्या है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्योंकि हिस्टोप्लाज्मा इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ ओहायो रिवर वैली, ठीक है ना? तो हिस्टोप्लाज्मोसिस। भाई ये 3 ऐसे क्वेश्चन है कि हर जगह पे आते हैं। ऐसा लंग नोड्यूल जो इमिग्रेंट बंदे में आ जाए, थिंक ऑफ टीबी। इसके अंदर वेट लॉस भी होगा टीबी के साथ, इसके अंदर क्या होता है? वेट लॉस। लेकिन अगर कोई साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से आया है, मैक्सिको से आया है, उसमें कोकिडियोमाइकोसिस होता है। लेकिन अगर ओहायो रिवर वैली से आया है, उसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस होगा। क्लियर है जी? तो ये जनाब मेन पॉइंट्स है अबाउट लंग नोड्यूल्स। तो लंग नोड्यूल्स के बारे में यही पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। अब लंग के अंदर जो कैंसर है, ये हमने बहुत ग्रेटर डिटेल से पढ़े थे, लेकिन इसमें इन लोगों ने इतना जिक्र भी नहीं किया है। लेकिन लंग कैंसर का इधर एक छोटा सा चार्ट है, वो बनाता हूँ ताकि एमसीक्यू इसमें आप लोगों के क्लिनिकल कवर हो जाए, वो बना ले। लंग नोड्यूल समझ गए कि नहीं? बिनाइन और मलिग्नेंट कौन सी है, और ये 3 चीजें भी याद रखना है। अब लंग कैंसर हेडिंग दे दे। लंग्स में जनाब कैंसर अगर हो जाए तो लंग्स में 2 तरह के कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं SCLC, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। और एक को क्या कहते हैं? नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये हम बेसिक में बहुत डिटेल से पढ़े हैं, NSCLSC, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो लंग के अंदर ये 2 तरह के कैंसर हो सकते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसको नीचे लेके OAT, इसको ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। कुछ एग्जामिनर अगर पूछे तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज आल्सो नोन एज ओट सेल कार्सिनोमा। क्लियर है? ओके जी। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें 3 कैंसर मजीद आते हैं। इनिशियली
lung cancer is divided into two types, small cell and non-small cell. But non-small cell is further divided into three types. तो इसकी जो टाइप्स है ना वो आप पेपर में आते हैं. नंबर 1 इज एडिनोकार्सिनोमा. एक इसमें क्या आता है शाबाश, एडिनोकार्सिनोमा. दूसरा इसके अंदर आता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा. और थर्ड इसका स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा. ठीक है, ये तीन जो है दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा. क्लियर है? एडिनोकार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. क्लियर है जी? ये जनाब हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होते हैं. ठीक है, इसके लिए जो बेसिक्स हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा आप लोग एक दफा देख लें, क्योंकि बेसिक में लोग पढ़ाते हैं. लेकिन मैं दो तीन चीजें बता रहा हूँ. वैसे लंग कैंसर उन लोगों में ज्यादा होता है जो प्रीवियसली क्रोनिक क्या पी रहे, स्मोक कर रहे. लेकिन एक कैंसर है लंग के अंदर जो नॉन स्मोकर में ज्यादा होता है, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा. तो दिस इज, इसके सामने लेके मोस्ट कॉमन इन व्हाट, नॉन स्मोकर. ये एमसीक्यूज आता है कि विच कैंसर इन द लंग इज मोस्ट लाइकली सीन इन नॉन स्मोकर. आंसर इज एडिनोकार्सिनोमा. क्लियर है? ये नॉन स्मोकर के अंदर कॉमन है. रिमेनिंग जितने भी कैंसर थे दे आर कॉमनली अफेक्ट ऑफ स्मोकर्स, ये स्मोकर्स के अंदर होते हैं. दूसरी बात, अगर पेपर में आ जाए कि एक ऐसा कैंसर जिसमें इन्वेस्टिगेशन में केराटिन इज अ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड केराटिन पर्ल. इसको क्या कहते हैं? पर्ल का मतलब क्या है? मोती, मोतिया. इसका मतलब ये है कि ऐसा लंग कैंसर जिसकी इन्वेस्टिगेशन में केराटिन ऐसा दिख रहा है जिस तरह मोतियों की तरह, केराटिन पर्ल, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. वो क्या होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ओके, यहाँ पे अगर ये लंग्स है ना, लंग्स फॉर एग्जांपल, ये लंग्स, ये लंग का सेंटर है कि बॉर्डर है? ये सेंटर है और ये लंग के क्या है? बॉर्डर है. कुछ कैंसर लंग्स के यहाँ से निकलते हैं, कुछ कैंसर इधर से. ये सेंट्रल है ना, सेंटर बिल्कुल. ऐसा कैंसर जो लंग के कहाँ से निकले? सेंटर से, सेंट्रल हो, वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है. तो इट अराइज, इट इज सेंट्रल, ये सेंट्रल होता है. मतलब ये है कि ये लंग के बिल्कुल सेंटर से निकलता है, इट इज अ सेंट्रल. दूसरी बात आप लोगों ने याद रखना है, इट इज वेरी अजी एग्रेसिव कैंसर. क्या है? एग्रेसिव है. एग्रेसिव मीन हाईली मेटास्टेटिक. मेटास्टेसिस का मतलब क्या है? कैंसरस सेल का एक जगह से दूसरी जगह फैलना, इट इज कॉल्ड ऑफ मेटास्टेसिस. ये वर्ड हम बेसिक में पढ़ाएंगे, मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस मीन स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम कहते हैं ना कि कैंसर बॉडी में फैलता है, कुछ कैंसर बॉडी में नहीं फैलते. ऐसे कैंसर जो एक जगह से निकले और वहां तक रहे वो बिनाइन कैंसर होते हैं. लेकिन ऐसे कैंसर जो बॉडी में फैले, मेटास्टेसिस करे, वो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं. तो इधर देखे, इस कैंसर के आखिर में क्या आता है? कार्सिनोमा. इस कैंसर के आखिर में सारे क्या आते हैं? कार्सिनोमा. आल का ये कैंसर भी कार्सिनोमा पे खत्म होता है. इसमें भी क्या आता है? कार्सिनोमा, कार्सिनोमा एंड कार्सिनोमा. जो भी कैंसर किस पे खत्म हो जाए? कार्सिनोमा. दे आर मैलिग्नेंट, दे स्प्रेड इन द बॉडी. कार्सिनोमा कैंसर हमेशा बॉडी में फैलते हैं, याद रखें. तो कार्सिनोमा के अंदर किस चीज की एबिलिटी होती है? मेटास्टेसिस की, कि एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. इसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज ये सिर्फ दो लेके, ये बेसिक वालों, जिससे बेसिक मुझसे नहीं पढ़े उसको समझ नहीं आएगी, जिसने पढ़े है उसको समझ आएगी. कि अगर किसी को स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो तो उन लोगों में एक्टोपिक मीन एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टू हार्मोन, एडीएच एंड एसीटीएच. ये नाम सुने कि नहीं? एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ये हम एंडोक्राइन बेसिक में पढ़ते हैं. एडीएच नॉर्मल कहाँ से आता है? इट कम फ्रॉम दी सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. इट इज कम फ्रॉम दी एड्रिनल ग्लैंड. लेकिन अगर इन दोनों की आना लंग से हो जाए तो नॉर्मल है कि नॉर्मल है?
एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एडीएच और एसीटीएच हार्मोन, ये किस लंग कैंसर में होता है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। बेसिक में मैं पढ़ाऊंगा तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन इसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीट विद कीमोथेरापी, एंटी कैंसर ड्रग देते हैं और इससे ये ठीक जल्दी हो जाता है। तो इतने पॉइंट्स याद रखें फॉर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट इज लिखे कि लंग मेटास्टेसिस। लंग मेटास्टेसिस अगर कैंसर लंग में है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो लिखे साइट फॉर लंग मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस कि भाई लंग से अगर कैंसर निकले तो मोस्ट लाइकली कहाँ कहाँ में जा सकते हैं? तो LABB लेब, इस तरह याद रखें LABB। एल स्टैंड फॉर लीवर, जो जिगर है ना इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। लंग से अगर कैंसर निकले तो वो कहाँ जा सकता है? लीवर में जा सकता है। तो एक तो याद रखे कि लंग कैंसर कैन स्प्रेड इनटू दी लीवर। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड है। तो लंग कैंसर कैन मेटास्टेसाइज टू दी एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, लाइफ सेविंग ग्लैंड इसको कहते हैं। और लंग कैंसर कैन मेटास्टेसाइज टू दी ब्रेन, कहाँ पे जा सकता है? ब्रेन। एज वेल एज लंग मेटास्टेसिस कैन अकर टू दी बोन्स, ये किसको इफेक्ट कर सकता है? बोन्स को। तो LABB लैब, दिस इज द एरिया where the cancer from the lungs can spread and it can affect those area। क्लियर है कि इन एरियाज को इफेक्ट करता है। वो कौन सा कैंसर है जो नॉन स्मोकर में ज्यादा कॉमन है? शाबाश, हाँ जी, एडिनो कार्सिनोमा। और इधर देखिए एडिनो कार्सिनोमा के 2 पॉइंट 3 पॉइंट। एडिनो कार्सिनोमा स्मॉल सेल है कि नॉन स्मॉल सेल? एक तो ये नॉन स्मॉल सेल है, किस में कॉमन है? नॉन स्मोकर। और इट अराइजेस फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द लंग, पेरिफेरल। ये तो सेंट्रली निकलता है ना, ये पेरिफेरल निकलता है। इट इज कॉल्ड, मतलब ये पेरिफेरी मीन के साइड्स ऑफ द लंग, पेरिफेरल ये साइड से निकलते हैं, पेरिफेरल इन ओरिजिन। और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा सेंट्रल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। एक केस लेके तो ये सिस्टम खत्म है। शाबाश, जल्दी केस लेके, मैंने नहीं लिखना, आप लोग लेके मैं बताता हूँ और आंसर भी आप लोगों ने करना है। एक केस है इंपॉर्टेंट है, अ 25-year-old वुमन, जल्दी लेके, हाँ। A 25-year-old woman present with dyspnea, 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 comma chest pain and लेग पेन, पाँव में दर्द, LEG लेग पेन। कितनी कंप्लेंट्स बताई है? 3, डिस्पनिया, चेस्ट पेन एंड लेग पेन। शी टेक बर्थ कंट्रोल पिल्स, शी टेक बर्थ कंट्रोल पिल, क्या है? OCPs। शी टेक बर्थ कंट्रोल पिल, PILL, गोली को कहते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल और ब्रैकेट में लेके OCP की बात कर रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की बात कर रहे, रेगुलरली। शी टेक बर्थ कंट्रोल पिल रेगुलरली। She returned from Asia. She returned from Asia, ASIA, 3 days ago. 3 days
ago. What is the next step? What is the next step? शाबाश, एक मिनट सबर यार. What is the next step? पहले हिस्ट्री को देखे. फीमेल है, इसको क्या हो रहा है? शाबाश, डिस्निया, चेस्ट पेन, लेग पेन. इसका मतलब कि लेग में पेन है इधर, तो थ्रोम्बस की वजह से हो सकती है कि नहीं? और अगर वो थ्रोम्बस डिटेच हो चुका है और वो यहाँ तक आ गया है, फीमेल स्टेबल है, चाहे वो छोटा सा थ्रोम्बसों में भी चेस्ट पेन वगैरह करा चुकी हो, ठीक है, तो उसमें, और वो क्या ले रही है? रेगुलर. ओसीपी इंक्रीज द रिस्क फॉर हाइपर कोएगुलेबिलिटी. ओसीपी की वजह से थ्रोम्बस बन सकती है कि नहीं? अभी तो कुछ देर पहले हम बता चुके हैं ना कि बर्थ कंट्रोल पिल ओसीपी इंक्रीज द रिस्क फॉर थ्रोम्बस और डिक्रीज, इंक्रीज द रिस्क फॉर थ्रोम्बस. इस फीमेल में मोस्ट लाइकली क्या बन चुकी है? थ्रोम्बस. एशिया से भी आई है, तो लॉन्ग फ्लाइट में आई है, लॉन्ग फ्लाइट ज्यादा देर तक बैठी रही है, तो उसकी ब्लड के इधर पुल, जब इंसान ज्यादा देर तक गाड़ी में बैठता है तो उसकी पाँव फूल जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि उसकी लॉन्ग फ्लाइट, लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट, ओसीपी, ये सारा शो करते हैं कि उसको शायद क्या हो? थ्रोम्बोसिस हो, और इससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराई हो. तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हेपरीन बोलस देना है. क्या देना है? हेपरीन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन बोलस ज्यादा देना है, इकट्ठा हेपरीन बोलस. द रीजन इज टू प्रिवेंट दैट थ्रोम्बोसिस. उस थ्रोम्बस को खत्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए हमने हेपरीन बोलस मीन ज्यादा डोज में देना है इनिशियली. और फिर अगर हेपरीन देने से भी उसकी चेस्ट पेन नहीं गई, हम फिर सीटी एंजियोग्राम करेंगे ताकि हम किस चीज को देख सके? पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देख सके. अगर इसकी देने से वो ठीक हो जाती है, तो मतलब कि थ्रोम्बस कोई छोटा सा था वो खत्म हो चुका है. अगर इसकी देने से भी चेस्ट पेन, डिस्निया ना चली जाए, तो फिर हम सीटी एंजियोग्राम करके उसको कंफर्म कर देते हैं. ये हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन में देते हैं, ये आई भी देते हैं, बिल्कुल ठीक है. हेपरीन बोलस देते हैं बिकॉज लॉन्ग फ्लाइट प्लस ओसीपीज इट शोज डीप एंड थ्रोम्बोसिस रिस्क फैक्टर. वेर क्यू ट्राइड बताया था ना अभी. इमोबिलिटी, अगर एक बंदा ज्यादा देर तक एक जगह पे रहे, इमोबिलिटी और ओसीपी बर्थ कंट्रोल पिल के इंक्रीज द रिस्क हाइपर कोएगुलेबिलिटी. क्लियर है? दिस इज एंड ऑफ रेस्पिरेटरी. टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज रीनल सिस्टम. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से 10 बजे पर टाइम पे रीनल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. ओके,